हेलो दोस्तों, मैं हूं शेषमणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पैरामेड टॉपिक पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज डायरिया, यानी कि दस्त क्या है, क्या लक्षण है और यह कितने प्रकार का होता है और दस्त को ठीक करने के लिए क्या दवाइयां आवश्यक हैं या फिर हम इसे घर में ठीक करें तो कैसे ठीक करें। ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डायरिया, जिसे हम हिंदी में दस्त कहते हैं, यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट को बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, यानी कि इंक्रीज बाउल फ्रीक्वेंसी। डायरिया के कारण जो पहला मुख्य कारण होता है वो ये है कि हमारे शरीर में किसी भी कारण से भोजन का सही ढंग से न पच पाना। इसके अलावा बहुत सारे कारण होते हैं, इन्फेक्शन होते हैं जो कि बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है, प्रोटोजोला हो सकता है। ये इन्फेक्शन के कारण भी जो इंटेस्टाइन को अफेक्ट करते हैं, इंटेस्टाइन को छोटी मतलब आंत को भी अफेक्ट कर सकते हैं। कुछ बीमारियां होती हैं जो बड़ी आंत से रिलेटेड होती हैं, तो दोनों से संबंधित डायरिया हो सकता है। इसके अलावा कुछ एलर्जी होती है फूड से, जैसे कि सीलियक डिसीज, जिसमें गेहूं से एलर्जी होती है। उसमें जो ग्लूटिन प्रोटीन होता है वो एलर्जी क्रिएट करता है, जिसकी वजह से डायरिया हो जाता है। कुछ लोगों को दूध के कारण एलर्जी होती है, जैसे कि लैक्टोज इंटॉलरेंसी जिसको कहते हैं। उसमें जो लैक्टोज होता है वो एलर्जी क्रिएट करता है, उसके कारण तुरंत डायरिया शुरू हो जाता है। कुछ को इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज होता है, जैसे कि क्रॉन्स डिसीज हो गया, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया। तो कई तरह के डिसीज होते हैं। कुछ लोगों को एंटीबॉडीज की कमी शरीर में हो जाती है, उसके कारण भी जो है तो डायरिया हो जाता है। तो बहुत सारे कारण होते हैं डायरिया के। आमतौर पर जो डायरिया माना जाता है डे टू डे लाइफ में, जो अक्सर हम लोग फेस करते हैं, वो इनडाइजेशन की वजह से होता है, या तो फिर बैक्टीरियल या पैरासाइटिक इन्फेक्शन या वायरस के इन्फेक्शन के कारण होता है। अब हम ये जानते हैं कि अगर आपको इनडाइजेशन की वजह से डायरिया हो रहा है तो उसके लिए क्या करें। जब हमारा भोजन सही ढंग से नहीं पच पाता है तो क्या होता है कि हमारा जो भोजन है वो एक पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट के थ्रू हमारे आंतों से हमारे रेक्टम तक, मलाशय तक आता है और उसके बाद वो स्टूल के रूप में बाहर निकलता है। अगर हमने भोजन कुछ ऐसा खा लिया जो डाइजेस्ट होने लायक नहीं था या बहुत ज्यादा खा लिया तो ये हो सकता है। तो उस केस में क्या होता है, जो हमने भोजन है वो हमारा एब्जॉर्ब नहीं होता है इंटेस्टिन में। इंटेस्टिन क्या करती है कि वाटर, मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जॉर्ब करती है। उसके बाद जो स्टूल का हार्डनेस है वो डिपेंड करता है उसी पर। उसके बाद फिर वो स्टूल के रूप में निकलता है। लेकिन अगर एब्जॉर्ब नहीं होता है, यानी कि भोजन सीधे आहार नाल से बहुत तेजी से हमारे रेक्टम तक आ जाता है बिना एब्जॉर्ब हुए और वो लिक्विड फॉर्म में निकलता है, इसी को हम डायरिया कहते हैं। इस तरह के डायरिया होना स्वाभाविक है और इससे घबराने की जरूरत नहीं होती है, इसे घर में भी ठीक किया जा सकता है। कुछ डाइट मॉडिफिकेशन की आवश्यकता होती है, जैसे कि दलिया खाएं, गीला चावल खाएं, पतला खाना खाएं जो पच सके, और डाइटरी फाइबर्स को बंद रखें, फल फूल खाना, सलाद, ये इनको थोड़ा बंद करें। तो केला खाएं और साथ में खूब सारा पानी पिए या ओआरएस लें। इन्हीं के साथ ही ये डायरिया कंट्रोल हो जाता है, ऑटोमेटिक मोटालिटी रिगेन हो जाती है और एक या अगले ही दिन हो सकता है आपको पूरी तरह से राहत मिल जाए। इसके लिए किसी भी तरह की एंटीबायोटिक की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर इन्फेक्शन है, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल या पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, उस कंडीशन में कुछ मेडिसिन दी जाती हैं। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात करें तो जो सबसे ज्यादा चलन में है वो, उसमें कुछ होती है मेट्रोनिडाजोल या ओर्निडाजोल, या कॉम्बिनेशन में फ्लोरोक्विनोलोन के साथ में दी जाती हैं, जैसे कि मेट्रोजिल, फ्लेजिल, O2 है, ओफ्लॉक्सासिन और ओर्निडाजोल। इस तरह की ये जो कुछ कॉमन ब्रांड है ये दिए जाते हैं। हम फोकस कर रहे हैं आज की इस वीडियो में एंटी मोटालिटी और एंटी सिक्रेटरी ड्रग के बारे में। तो हम सबसे पहले जानते हैं एंटी मोटालिटी ड्रग्स क्या होती है। हम जो खाना खाते हैं वो एक मोटालिटी के थ्रू, यानी कि एक पेरिस्टेल्टिक मोशन के थ्रू हमारे आंतों से हमारे रेक्टम यानी कि मलाशय तक पहुंचता है। लेकिन अगर यही मोटालिटी बढ़ जाती है, यानी कि जो भोजन हमारा आंतों में रहना चाहिए, जो एक टाइम होता है, ट्रांजिट टाइम होता है जिससे वो ट्रेवल करता है भोजन, वो अगर कम हो जाता है तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। इसके कारण डायरिया हो जाता है। अब इसकी मोटालिटी को अगर हम बढ़ाने के बजाय कम कर दें तो क्या होगा, जो भोजन डाइजेस्ट होना था, उसके बाद एब्जॉर्ब होना था, उसके लिए जो पर्याप्त समय मिलने लगेगा। अब उसका एब्जॉर्प्शन अगर होगा तो स्टूल हार्ड होगा, हल्का, और अपने नॉर्मल फॉर्म में आएगा और डायरिया रुक जाएगा। तो एंटी मोटालिटी ड्रग का काम यही होता है कि उसकी मोटालिटी पे ये असर करती है। एंटी मोटालिटी ड्रग में जो
ड्रग है जो कॉमन है वो लोपेरामाइड है। लोपेरामाइड इसी तरह से क्या करती है, मोर्टेलिटी को जो है तो डिले करती है। लोपेरामाइड के कुछ कॉमन ब्रांड हैं जैसे कि लोमोफेन, इमोडियम, लोमिड, लोपामाइड, एल्डोपर, लोप्रामैक। ये इसके कुछ कॉमन ब्रांड है जो मार्केट में आप इन नाम से खरीद सकते हैं। अब इसके डोज की अगर बात करें तो बच्चों में 4 साल से नीचे ये दवा रिकमेंड नहीं की जाती है। 4 टू 6 ईयर के बच्चों में दी जाती है या फिर एडल्ट्स में दिया जा सकता है, मोर देन 6 ईयर्स में भी दे सकते हैं। तो बच्चों में मतलब क्या डोज है और बड़ों में क्या डोज है ये हम धीरे-धीरे जानते हैं। 4 साल से नीचे अवॉइड करते हैं और 4 टू 6 एज के जो बच्चे होते हैं उनमें यह स्टेट डोज में 2 mg दी जाती है और उसके बाद एज पर द नीड, जैसे कि बॉल फ्रीक्वेंसी फील होती है, अर्जेंसी नीड फील होती है, उस दौरान इस दवा को दिया जाता है और सिम्टम्स अगर कंट्रोल हो जाते हैं तब इस दवा को बंद भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से एडल्ट्स में जो इसका डोज होता है इसका जस्ट डबल होता है, यानी कि 4 mg स्टेट डोज और एज पर द नीड उसको दिया जाता है। इसके बाद प्रेगनेंसी की अगर बात करें तो प्रेगनेंसी में ये सेफ नहीं है, इसलिए प्रेग्नेंट लेडी को ये दवा नहीं देना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों को आंतों का अल्सर है या डायरिया में ब्लीडिंग हो रही है उन लोगों को भी ये दवा नहीं दी जाती है। सेकेंड जो कैटेगरी है वो है एंटी सिक्रीटरी। तो एंटी सिक्रीटरी जैसा कि हमने नाम से देख लिया कि ये सिक्रीशन को कंट्रोल करती है। जब नॉर्मल तौर पर देखा जाए, सामान्य तौर पर क्या होता है कि जो हमारी आंत होती है वो छोटी आंत वो फूड से एब्जॉर्प्शन करती है, यानी कि वाटर को एब्जॉर्ब करती है। लेकिन डायरिया जब हो जाता है तो वो एब्जॉर्प्शन तो हमारा अफेक्ट होता ही है, साथ में इंटेस्टीन अपने ही सिक्रीशन को भी मिलाने लगती है। उस कंडीशन में क्या होता है कि जो स्टूल है वो एकदम लिक्विड होने लगता है और वो लिक्विड जो है तो डायरिया का रूप धारण कर लेता है और स्टूल के रूप में बाहर निकलता है। अब ये सिक्रीशन एक तो वैसे ही एब्जॉर्ब नहीं हो रहा था फूड, ऊपर से सिक्रीशन भी मिल गया। इसको कंट्रोल करने के लिए ये दवा दी जाती है। एंटी सिक्रीटरी जो ड्रग होती है उसमें रेसिक्लोडोट्रिल दवा दी जाती है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये दवा बच्चों में भी सेफ है। तो ये दवा क्या करती है, सिक्रीशन को रोकती है जो इंटेस्टिन मिला रही है, साथ में उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है। तो जो हमारी इंटेस्टिन अब एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही थी इलेक्ट्रोलाइट, वाटर और मिनरल्स, उनको ये एब्जॉर्ब करने लगेगी, जिससे और साथ में सिक्रीशन जो मिल रहा था इंटेस्टिन का वो बंद हो जाएगा, तो स्टूल अपने आप नॉर्मल फॉर्म में आने लगता है। अब इस दवा के जो कॉमन ब्रांड है उसमें जी डॉट है, रेडोट्रिल है, रेकोट्रिल है, रेसिडॉट है, केडोट्रिल, ये इसके कुछ कॉमन ब्रांड है। अब इसके डोज की अगर बात करें तो इसके एडल्ट का जो डोज है वो 100 mg थ्राइस इन अ डे है। दिन में 3 बार इसको 100 mg दिया जाता है और इसको मैक्सिमम इसका जो ड्यूरेशन ऑफ कोर्स है वो मैक्सिमम हम 7 दिन तक दे सकते हैं, लेकिन अगर सिम्टोमेटिक रिलीफ जल्दी मिल जाता है 1-2 दिन में, 2 दिन में या 3 दिन में, तो इसको आप पहले भी बंद कर सकते हैं। एक और भी एंटी मोर्टेलिटी कैटेगरी की ड्रग थी जिसको हम कहते हैं लोमोटिल। लोमोटिल अब बैन हो चुकी है, ये भी एंटी मोर्टेलिटी और पहले बहुत फ्रीक्वेंट यूज होती थी। इसमें एट्रोपिन और डाइफिनॉक्सिलेट का कॉम्बिनेशन है। यह ओपियोइड रिसेप्टर पे काम करती थी और रिजल्ट भी अच्छा था, लेकिन ये सीएनएस को अफेक्ट करती है, यानी कि सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए टॉक्सिक थी और साथ में ये ओपियोइड रिसेप्टर्स में काम करने के कारण इसका ड्रग अब्यूज भी होने लगा था, इस वजह से यह बंद हो गई। तो ये थी सारी दवाइयां, एंटी सिक्रेटरी, एंटी मोर्टेलिटी और एंटीबायोटिक्स हमने देख लिए। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।